कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल में अभी हम लोग यूपी पीजी का जो हमारा सिलेबस है उसे मैं टॉपिक वाइज कवर करवा रही हूं। साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं, उसे भी अच्छे प्रकार से समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको आज 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो कितनी दूर तक पहुँची और कितने क्वेश्चंस जो है हम सही कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स में नहीं उसका एक्सप्लेनेशन करूँगी, एक्सप्रेशन फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगी। और आज की क्लास में सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तथा उनके आंसर्स को देखेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा सोशियोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, जिसके अंतर्गत हम लोग 2000 से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। और ये जितने भी आंसर है ये ऑफिशियल आंसर की से ऑथेंटिक है। तो इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्लास से हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के भी शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स तथा आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे मोटिवेशनल का काम करते हैं, क्योंकि आपके साथ जो मेरा रिलेशन है वो इसी माध्यम से ही जुड़ता है। आप जब तक मुझे कमेंट नहीं करिएगा तो कैसे मुझे पता चलेगा कि आपका जो व्यक्तित्व है या आपके जो मन की भावना है वो कैसी है। आप तो मुझे देख ले रहे हो लेकिन मैं तो आप लोगों को नहीं समझ पा रही हूँ ना। तो हमारे बीच जो वर्चुअल कम्युनिटी है वो अच्छे प्रकार से बनी रहे, इसके लिए प्लीज़ लाइक तथा कमेंट्स करते रहें। तो चलिए हमारे क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम में ये पूछा गया है और ये सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। मतलब समिति के बारे में सही नहीं की बात की गई है। तो इसका आंसर है डी, यानी समिति में आवश्यक रूप से अंतर्निहित जो प्रयोजन होता है ये सही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि समिति के अंतर्गत लोगों का समूह होता है, लोगों को आवश्यकता के अनुसार वे संगठित होते हैं और वे अपने जो उनका जो समिति होता है उसमें वो अनुशासन के साथ अपना सामान्य जीवन को व्यतीत करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृति को तत्वत मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में माना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलिनोवस्की जी ने संस्कृति को तत्वतः मानवीय समाज के प्रति एक अनुक्रिया के रूप में माना है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि व्यवहार के संगठित रूपों और उनकी पुनरावृत्ति को किस रूप में जाना जाता है। तो व्यवहार का जो एक संगठित रूप है तथा उसको हम बार बार पुनरावृत्ति करते हैं यानी रिपीटेशन करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी प्रथा कहलाती है। जैसे कि हम लोग जैसे तुलसी में जल चढ़ाते, किसी एक व्यक्ति को हमने देखा है कि वो तुलसी में जल चढ़ा रहा है, तो उसका हम लोग को क्या कर रहे हैं कि वो उस एक्शन को बार बार दोहरा रहे हैं, तो वो हमारी प्रथा के अंतर्गत कहलाएगी। ये जितने भी क्वेश्चन जो देखिए सबका जिस एग्ज़ाम में पूछा गया है उसका भी मैं यहाँ पे देखिए मेंशन कर दे रही हूँ। जैसे ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह व्यवस्था जो व्यक्तियों के व्यवहार को उनके आदेशक चरित्र के माध्यम से क्रमबद्ध और संरचित करती है उसे किस शब्द के रूप में निरूपित किया जाता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई का नेट जीआरएफ सोशियोलॉजी का एग्जाम में पूछा गया है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि एक संस्था के रूप में इसे बोला गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वस्तुपरक समाज विज्ञान के रूप में नकारा और माना कि सिद्धांतों का समाजवादी व्यवहार से अलग नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कार्ल मार्क्स महोदय जी ने इसे माना है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि किसका यह मत था कि समूह का आकार, समाजीयता और संपृथक्करण समूह के व्यवहार पर प्रकाश डालते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है उसमें से जो जेसी होम्स है उन्होंने इस कथन को दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि किसने सुझाया है कि परिस्थिति में असंगतियाँ विशेषकर जब वे गंभीर हो राजनीतिक आमूल परिवर्तनवाद से जुड़ी होती हैं। तो ये जो कथन है ये लेनिन्स्की जी की थ्योरी के अंतर्गत दिया गया है। सामाजिक भूमिका क्या है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है, तो उसमें से ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट है, यानी कि 1, 2 और 4 परिस्थिति का गतिशील पहलू, एक परिस्थिति का कार्य निष्पादन और परिस्थिति का अधिभोग करने के नाते अपेक्षित कार्यवाही।
क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि एक मेडिकल छात्र एमबीबीएस उत्तीर्ण करता है, फिर वो रेजिडेंट डॉक्टर बन जाता है, तदुपरांत वो एमएस यानी मास्टर ऑफ सर्जरी बनता है और अंत में एक पुल ऑफिसर एक व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई ये जो विभिन्न परिस्थितियां हैं उसको मिलकर ये क्या कहे जाएंगे। तो देखिए इनके परिस्थिति में चेंज आ रहा है, इसलिए इसको बोला जाएगा कि परिस्थिति अनुक्रम। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है हमें कि किसने परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। तो परिस्थिति और भूमिका के बारे में बात आर लिल्टन जी के द्वारा की गई है। 11वां क्वेश्चन है कि वे अधिक सामान्य प्रक्रियाएं जिनके द्वारा संस्कृति वयस्क समूह और संचार आदि के माध्यम से संचरित होती हैं किस नाम से जानी जाती हैं। तो ये जो संस्कृति है इसे द्वितीयक समाजीकरण बोला जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है 12 कि निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के अभिकरण हैं। समाजीकरण के अभिकरण की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो आपके राइट आंसर है वो हो जाएंगे परिवार, समूह, विद्यालय, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। किसने जादू और धर्म के बीच विभेद किया है। तो जादू और धर्म के बारे में बात किनके द्वारा की गई है, तो जे फ्रेजर जी के द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से कौन द लिटिल कम्युनिटी के लेखक हैं। तो आर रेडफील्ड जी के द्वारा द लिटिल कम्युनिटी की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 दिया गया है आपका विचारक, सूची 2 है आपका समूह का वर्गीकरण। तो उसके हिसाब से जो हमारा कूट ए है यानी ABCD वो सही है, यानी कूले जो है ये गेमेनसॉफ्ट का है, टॉनिज प्राथमिक द्वितीयक समूह, पार्क्स का आपका हो जाएगा अनुवांशिक एवं समागम, गिडिंग्स का हो जाएगा प्रादेशिक एवं अप्रादेशिक। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका यह मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान सबसे योग्यता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा भरे जाते हैं। तो ये जो कथन है ये दिया गया है आपका डेविस एवं मूडी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में सभी समाजों में चयन अभिकरण होते हैं। तो सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में चयन अभिकरण की बात की गई है PS सोरोकिन जी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि बाजार स्थिति वर्ग रचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये मैक्स वेबर जी के द्वारा यह कथन दिया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि समाजीकरण के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में अवधारणाएं दी गई है, सूची 2 में समाजशास्त्रियों के संदर्भ में बोला गया है। तो इसमें से जो ऑप्शन ABCD है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि समाजीकरण के अपने सिद्धांत में किसने सामाजिक कौशलों और भाषाई संरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है जिनके माध्यम से सामाजिक और भौतिक परिवेश का निर्वचन किया जाता है। तो यह बर्नस्टीन जी की थ्योरी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि रूपांतरण की प्रक्रिया की अवधि में समाज 3 चरणों ईश्वर परक, तत्व मीमांसा, प्रत्यक्षवादी के माध्यम से गुजरा है। यानी कि क्या बोला जाए, रूपांतर जब इस समाज का रूपांतरण हो रहा था उसमें 3 चरणों से यह समाज गुजरा था। तो ये जो कथन है ये आपका दिया गया है अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसने डार्विनवादी मत को स्वीकार किया कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया योग्यतम की उत्तरजीविता सामाजिक जगत में घटित होती है। तो ये जो आंसर है ये हर्बर्ट स्पेंसर जी के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि किसने तर्क दिया कि संस्कृतिकरण प्रक्रिया ने पवित्र दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है और पाश्चात्यकरण प्रक्रिया ने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। तो ये जहाँ पे देखिएगा संस्कृतिकरण पाश्चात्यकरण की बात की जाती है तो ये इनके द्वारा दी गई है, MN श्रीनिवास जी के द्वारा दी गई है। हर क्वेश्चन का देखिए नीचे आंसर दिया हुआ है, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। किसने कहा है कि सामाजिक रूपांतरण को अवधि में मानवीय इतिहास ने 21 संस्कृतियों को देखा है जो सभी समाजों में बारंबार घटित होते हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अर्नल्ड टाइमेजी जी जो थे, उन्होंने सामाजिक रूपांतरण की इतिहास की अगर बात की जाए तो 21 संस्कृतियों के संदर्भ में देखा है। सामाजिक निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि सामाजिक गतिशीलता प्रतिभा को बढ़ावा देती है और एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है? तो सोरोकिन महोदय जी ने इस बारे में बात की थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 पूछा जा रहा है कि दुर्खाइम के अनुसार एक दिए गए नए समाज में कई प्रकार के सामाजिक तथ्य हैं, लेकिन वे अपने आप को प्रतीकात्मक रूप से नहीं प्रस्तुत करते हैं। उनके लिए दुर्खाइम ने किस पद या शब्द का प्रयोग किया था? तो सामाजिक धाराएं शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि संस्कृति समग्र रूप से समाज की तुलना में व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है? तो ये जो कथन है किनके द्वारा दिया गया है? मेलिनोवस्की जी के द्वारा, रेडक्लिफ ब्राउन जी के द्वारा, दुर्खाइम जी के द्वारा या आर्गवन महोदय जी के द्वारा? तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर है मेलिनोवस्की जी ने इन कथन को दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने यह तर्क दिया है कि मानवीय समाज का सैद्धांतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही संभव है? यह ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन जी की थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किसका यह अभिमत है कि सामाजिक संरचना मूलतः व्यक्ति से व्यक्ति के संबंधों के द्वारा विरचित होती है? ये कथन ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन जी के द्वारा दी गई है थ्योरी को। संरचनावाद की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह मानवीय समाज में सार्वभौम तत्वों की खोज करने का प्रयास करता है। सोच के इस प्रकार में लेवी स्ट्रॉस द्वारा किस तत्व पर जोर दिया गया है? तो यह मानवीय मन स्वयं ही, इस संदर्भ पे उन्होंने बात की है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है कि कौन संघर्ष परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करने में दूसरों के बृहत संघर्ष सिद्धांत की तुलना में अधिक सूक्ष्म उन्मुख दिशा में अन्य रूप से आगे बढ़े हैं? तो आर कॉलिंस जी के द्वारा इन थ्योरी को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेरेटो के तार्किक क्रिया पर लागू होता है? तो पेरेटो का जो तार्किक क्रिया था यह वस्तुनिष्ठ तार्किक क्रिया पर लागू होता था। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का एक ऐसा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जो किसी पर जोर देता है, किस चीज पर यह जोर देता है? तो यह सूक्ष्म स्तरीय सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि कोई वस्तु जिसका संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण किया जा सकता है उसे एक मानकीकृत प्रतिरूपित एवं पुनरावृत्ति मद आइटम का अवश्य निरूपण करना चाहिए? तो यह आर्केन मॉर्टन जी की उनका यह कथन था। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रकार्यात्मक सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक और व्यक्तित्व व्यवस्थाओं पर आधारित है? तो ये कथन दिया गया है पार्सन्स महोदय जी के द्वारा। किसने यह तर्क दिया है कि सामाजिक सिद्धांत जब सर्वश्रेष्ठ तरीके से फलता फूलता और जीवित बना रहता है जब वो अनुभाविक अनुसंधान और या सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ा होता है? तो यह कथन दिया गया है टर्नर ब्रायन जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा जा रहा है कि सामाजिक परिघटना सामाजिक तथ्य होते हैं जिनमें विशिष्ट सामाजिक विशेषताएं और निर्धारक होते हैं। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन इमाइल दुर्खाइम जी के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है कि किसने समाजशास्त्र को अधिकतर पद्धतियों और अल्पतम परिणामों वाला विज्ञान कहा है? तो हेनरी पोइनकेरी ने कहा है कि अधिकतर पद्धतियां और अल्पतम परिणाम वाला विज्ञान किसको कहा गया है? तो समाजशास्त्र को कहा गया है। हमारा 39 क्वेश्चन है कि कौन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक की आलोचना करते हैं और अपने दृष्टिकोण को आमूल परिवर्तनवादी सूक्ष्म समाजशास्त्र निरूपित करते हैं? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से जो आर कॉलिंस जी हैं वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जा रहा है कि किसका संघर्ष सिद्धांत संघर्ष और परिवर्तन पर मार्क्सवादी अभिमतों की तुलना में संरचनात्मक प्रकार्यवाद से अधिक मिलता है? तो आर डेरनडॉफ जी जो थे उनकी ये थोड़ी बहुत अधिक ज़्यादा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा जा रहा है कि जीवन वृत्तों पर आधारित सबसे पहले के अध्ययन में दी पॉलिसी विजन इन यूरोप एंड अमेरिकन था। उस वक्त के लेखक को ये जो पुस्तक है उस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि थॉमस एन जेनिकी जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है।
42 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोगों और उनके व्यवहारों का उनके प्राकृतिक परिवेशों में प्रत्यक्ष संकेतिंग और अशाब्दिक तकनीकों के माध्यम से अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो ये जो अध्ययन है ये प्रेक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा जा रहा है कि एक जनसंख्या के भीतर एक लक्षण के वास्तविक मान और उस जनसंख्या के भीतर प्रतिदर्श से आंकलित मान के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे निदर्शन त्रुटि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा जा रहा है कि ऐसे उत्तरदाताओं की पहचान करना जो तदंतरन शोधवेत्ता को अन्य उत्तरदाताओं के पास भेजते हैं और सापेक्ष रूप से अदृश्य एवं अति संवेदनशील समाजी समूहों तक पहुंचने का एक साधन उपलब्ध कराते हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे स्नोवाल निदर्शन कहा जाता है। ये जो थ्योरी है ये भी मैं आपको प्लेलिस्ट में आप देखिएगा तो मिल जाएगा, इसमें मैंने पूरे डिटेल्स में इसके बारे में आपसे बताया है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा जा रहा है कि शास्त्र मीमांसा यानी हर्मेनोटिक्स किससे संबंधित है? तो समाजशास्त्रीय शोध का दर्शन शास्त्रीय जो आधार होता है उसे शास्त्रार्थ या मीमांसा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा जा रहा है कि जब एक चर गुणात्मक हो और दूसरा परिमाणात्मक हो तो किस सार्थकता परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कायुवर्ग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा जा रहा है कि जब आवर्ती सारणी के दोनों सिरे खुले हों तो विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में किस औसत का उपयोग किया जाता है? तो ये जो औसत की बात की गई है इसमें हम लोग माध्यिका का भी प्रयोग करते हैं और बहुलक का भी प्रयोग करते हैं, इस दोनों की बात इसमें की गई है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल परिमाणात्मक चरों पर लागू किया जाता है? तो सहसंबंध जो है ये सिर्फ परिमाणात्मक चरों पर लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा जा रहा है कि विश्वसनीयता एक विधि है जिसमें क्या क्या निहित है? तो विश्वसनीय जो विधि है इसमें अगर बात की जाए तो आंकड़ों का निर्भरता निहित है, परीक्षण की निर्भरता निहित है, साथ ही साथ यदि दोहराया जाए तो वह परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 पूछा जा रहा है कि अपनी सुप्रसिद्ध कृति द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में बर्गर और लेकमैन ने किसके बारे में बात की थी? तो उन्होंने समाज वस्तुनिष्ठ और जो व्यक्तिनिष्ठ थी इन दोनों के वास्तविक स्वरूपों के बारे में बात की थी। तो आज का जो क्लास है हम लोग 50 क्वेश्चन तक ही रखते हैं यहीं पर, और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर 51 से लेकर 100 तक के आपको जो प्रैक्टिस सेट है उसे करवाऊंगी। अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं तथा मेरे चैनल के साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए तथा आप अपना जो एम है आपका गोल है उसके तरफ आगे बढ़ते रहिए। चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।